आपको याद दिला दूं? हो गया। वी आर लाइव नाउ। मुझे याद है अनीता जी, चिंता मत करिए। uh, 153rd सृजन संवाद Yeah, you can start. मेरी आवाज आ रही है? बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा, मैंने शुरुआत कर दी थी वैसे। हाँ। जी, तो 153rd सृजन संवाद फिर चला गया। होगा। अभी ठीक है? हाँ, अब आ रही है, फिर कट गई थी, अब आ रही है। सो 153rd सृजन संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर हम अपने इस सृजन संवाद की श्रृंखला के मूल उद्देश्यों के अनुरूप आपसे साहित्य और फिल्म, कला, इनसे जुड़ी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराते रहते हैं। और इस बार चूंकि सिनेमा की बारी थी और तो हमने चुनाव किया, हमने अनुरोध किया अनीता बराड़ जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्यूमेंट्री निर्माण कर रही हैं और थिएटर से जुड़ा, क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी शख्सियत है जिनकी सराहना न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। हमें बेहद खुशी है कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और इस समय हमारे बीच हैं अपनी बिल्कुल नई ताज़ा तरीन डॉक्यूमेंट्री के साथ। सच ये है कि अभी फॉर्मली रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर चर्चा करना बनता है क्योंकि हम सब की उत्सुकता ही इस डॉक्यूमेंट्री को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में कामयाब रहेगी। तो इस पर चर्चा करना कि एक निर्देशक के मन में क्या गुजरी और किस किस तरह से उन्होंने इस वृत्त चित्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है और किस चीज ने उन्हें कंपेल किया कि वे इस पृष्ठभूमि पर सिनेमा का निर्माण करें, इन सारी बातों को हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अनीता जी की ये पहली फिल्म नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने क्रॉसिंग द लाइन एक फिल्म बनाई बेहद संवेदनशील मुद्दे पर, जहां पर विभाजन की चर्चा है और ऐसे परिवार जो विभाजन के बाद अब विदेशों में बस गए हैं, जिनकी चर्चा आमतौर पर कम ही होती है, उन पर क्या गुजरती है, वो अपने वतन को किस तरह से याद करते हैं, वो विभाजन के दिनों को किस तरह से याद करते हैं, उस पर एक बेहद खूबसूरत फिल्म थी। एक और लघु फिल्म का निर्माण आपने किया है जो न्यू डॉन के नाम से जानी जाती है और वो फिल्म जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पर है और एक ऐसा सामाजिक मुद्दा जिसका रेलेवेंस अफसोसजनक है लेकिन कभी खत्म नहीं हो पा रहा है, उस पर फिल्म का आपने निर्माण किया है। और ये तीसरी फिल्म जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि जो है वो आपके सामने आएगी। लेकिन हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले मैं औपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए बुला रही हूँ सृजन संवाद की संयोजिका डॉक्टर विजय शर्मा जी को। थैंक यू डॉक्टर नेहा। सभी उपस्थित लोगों को मेरी नमस्ते। मैं स्वागत करने से भी पहले बता दूं कि अनीता बराड़ जी से मेरा परिचय कैसे हुआ। हम सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में मिले थे, वो ऑनलाइन प्रोग्राम था, वहीं पर हमारा परिचय हुआ और उसके बाद ही मैंने उन्हें सृजन संवाद में अपनी डॉक्यूमेंट्री, पहली डॉक्यूमेंट्री पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। वो खुशी खुशी तैयार हो गई और हमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। बहुत सारे लोग जुड़े थे। उसके बाद न मालूम कैसे हुआ, क्या हुआ,
महादेशों की सीमा को पार करते हुए हम बहुत करीब आ गए। हालांकि आज तक हम मिले नहीं हैं, ऑनलाइन ही हमारी मुलाकात होती है, कभी व्हाट्सएप पर, कभी बात करके व्हाट्सएप फोन के जरिए, कभी वीडियो से। लेकिन उम्मीद है कि शायद कभी हम जरूर मिलेंगे, या तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं जिसकी बहुत बहुत कम संभावना है, या फिर अनीता जी भारत आए जिसकी बहुत संभावना है। लेकिन उम्मीद है कि हम कभी मिलेंगे। हमारी दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। हम प्रोफेशनल वर्क के अलावा निजी बातें भी करने लगे, और जब मैं एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, अनीता जी बराबर मुझे उत्साहित करती रही, प्रेरित करती रही, समझाती रही कि आप जल्दी ही इस परेशानी से निकल आएंगी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा संबल था। बहुत सारे लोग मेरे साथ थे उस समय, लेकिन इतनी दूर से अनीता जी से जो मुझे मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विस्तार से अनीता जी के बारे में डॉक्टर नेहा बताएंगी, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर स्वागत के लिए उपस्थित हूँ, तो मैं उनका सृजन संवाद पर दोबारा स्वागत करती हूँ। हालांकि वो समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी का भी स्वागत करती हूँ, जो कि आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी। वो बहुत व्यस्त है, लेकिन इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई है। कारण ये है कि वो स्वयं भी फिल्म विभाग से जुड़ी हुई है। करीम सिटी कॉलेज के मास कॉम डिपार्टमेंट की वो HOD है। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं वहाँ पर, और इंग्लिश और हिंदी पर उनकी बराबर की पकड़ है, लिखने में भी, बोलने में भी। तो मैं नेहा जी का भी स्वागत करती हूँ। अनुराग जो हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि उनकी सहायता से ही हम कार्यक्रम को ये ऑनलाइन स्वरूप दे पा रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक लाइव पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ सिनेमा प्रेमी हैं, कुछ साहित्य प्रेमी हैं, और उनके कारण हमारा कार्यक्रम सफल हो पाता है। मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ मीडिया के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी बात दूर पहुंचती है और स्थायी रूप से रिकॉर्ड भी हो जाती है। मैं आप सबका पूरा एक बार स्वागत करती हूँ इस 193वीं सृजन संवाद की गोष्ठी में। ये हमारा 15वां साल चल रहा है, और आप लोगों के साथ की उम्मीद करते हुए आशा है कि ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। एक बार पुनः मैं मंच डॉक्टर नेहा को सौंपती हूँ। नेहा जी। धन्यवाद डॉक्टर विजय शर्मा। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि डॉक्टर अनीता बरार ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत ने भी उनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा है, और थिएटर से भी सक्रिय रूप से वो जुड़ी हुई हैं, क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप लेती रही हैं। लेकिन ये जो वृत्त चित्र है जिसका निर्माण उन्होंने किया है, ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसीलिए जब डॉक्टर विजय शर्मा ये कह रही थी कि उनके बुरे वक्त पर डॉक्टर अनीता बरार जी बराबर उनके साथ रही, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक ऐसा संवेदनशील मन इसी तरह का सिनेमा जो है वो बना सकता है, जहाँ पर
संवेदनाएं हैं, चिंताएं हैं, सरोकार है समाज को लेकर। तो सबसे पहले जो बातचीत की शुरुआत हम अनीता जी से करना चाहेंगे वो निश्चित रूप से इसी मुद्दे पर है कि आखिर उन्होंने इस विषय का चुनाव किस तरह से किया? क्या ऐसी आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रोमो भी दिखाना चाहूंगी। जी, जी। तो उन्होंने किस तरह से इस फ़िल्म की पृष्ठभूमि जो है वो को जानते हुए किस तरह से इस फ़िल्म के विषय के बारे में सोचा, इस पर आप अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी देखें और उसके बाद हम सब मिलकर इस फ़िल्म का प्रोमो देखना चाहेंगे और उसके बाद फिर आगे की बातचीत होगी। जी, अनीता जी। तो नेहा जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने और विजय जी आपने मुझे मेरे परिचय में पता नहीं आपने क्या-क्या कहा है, बहुत कुछ मान दिया है आपने मुझे। यही कहूँगी कि बहुत ही आई एम टच्ड बाय ऑल इतना जो आपने सम्मान दिया है मुझे। अम, आपने जानना चाहती थी इस फ़िल्म के बारे में, तो मैं ये कहूँगी कि ये अचानक से मैं एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, एक कहीं पर हम थे तो वहाँ पर वो बात कर रहे थे अपने जान-पहचान वाले लोगों के साथ में और जिस तरह से वो बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं उनको ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे है। और बहुत ऐतिहासिक बातें बता रहे थे कि 1950 में ऐसा था, 1960 में ऐसा था और उनको देखकर मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे कोई मतलब वो इतने ओल्ड होंगे, क्योंकि मुझे देखने में लग रहा था कि वो बिल्कुल उनकी बातचीत करने का लहज़ा कि जैसे वो काफ़ी न्यू माइग्रेंट हैं। और न्यू माइग्रेंट से मेरे को मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जिस समय हम ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे थे, मुझे लगा कि ये भी उसी समय के ही हैं। तो और उसी बातचीत में उन्होंने बोला कि मैंने 23 साल लगा दिए थे अपने दादाजी को ढूँढने में। तो फिर मैं उनके पास में गई और मैंने पूछा ऐसे, मैंने कहा, "क्या आप बता रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं?" तो उनका यही था कि 23 साल लग गए मुझे और तो क्यूरियोसिटी जैसे सभी को होती है कि क्या हुआ था, आप बताएँ क्या है? तो कहने लगे कि मैंने वादा किया था अपनी दादी से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ, कब किया था? तो वो मतलब तो कहने लगे मैं 11-12 साल का था। तब मैंने ये वादा किया था अपनी दादी से कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके दादाजी को लेकर आऊँगा। सो इससे थोड़ा-सा मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी तो मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या कहानी क्या है उसके पीछे, तो पता चला कि उनके दादाजी 1920 में ऑस्ट्रेलिया आए थे, शिप से। और ये वो दिन थे जब कोलकाता से शिप्स आते थे ऑस्ट्रेलिया में और ट्रेडिंग जो चलती थी उस ज़माने में। तो और फिर वो कभी वापस नहीं गए भारत और कोई भी उनका संपर्क नहीं रहा परिवार के साथ में। तो जैसा कि ज़ाहिर है उनकी जो दादी जी थी वो परेशान तो थी ही और उनके जो पिताजी हैं और उनके चाचा जी 2 बच्चे थे मतलब वो। तो वो घर में जो माहौल रहा होगा कि फादर चले गए हैं, आस-पास के मोहल्ले में क्या होता होगा, मतलब वी कैन ऑल एंटिसिपेट कि कैसा वहाँ पर माहौल होगा। तो दादी अक्सर रोती थीं और जो इनके पिताजी थे वो अपने दादी से हमेशा गुस्सा होते थे, कि आपके कारण हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके, मतलब हम लोग यहाँ रह गए और ये उनका ये कहने का था कि फादर फिगर नहीं है हमारे घर में। तो दादी नेचुरली रोती थीं और वो सफाइयाँ देती होंगी, जो भी उनका था, वो मैं मतलब कारण था उनका। तो ऐसे में ये बच्चा जो 11 साल का है या 12 साल के हैं, इन्होंने अपनी दादी से ये वादा किया कि आप रोएँ नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाके दादाजी को ढूँढ के वापस लाऊँगा।
तो 80 के दशक में मतलब 87 में 86 एंड और 87 अर्ली में वो ऑस्ट्रेलिया आए जब वो बड़े हो गए और वो टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। और जैसा कि वो बताते हैं या जैसा हम सब लोग सोच लेते हैं अपने मन में कि काम कितना आसान होते हैं, जैसे कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और दादाजी सामने मिल जाएंगे, ये एक चाहना होती है और लगता भी है हमें कि सब इतना आसान होगा। तो वो बस इसी ख्याल से आए। तो वो जो 3 महीने का जो उनका वीजा था वो भी खत्म हुआ, उसको एक्सटेंड किया। वो करते करते जो एक यंग पर्सन जो आया वो धीरे धीरे फैमिली में भी उनकी बन गई और 23 इयर्स तक वो लगातार अपने दादाजी को ढूंढते रहे। और फिर उन्हें दादाजी मिले हैं। अब आई विल नॉट गिव द कि वो कहाँ थे, लेकिन वो जो 23 साल की उनकी सर्च थी और उसमें क्या अप्स एंड डाउन आए और क्यों नहीं मिल पा रहे थे, उनका रिकॉर्ड में नाम है लेकिन कहीं पता नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया तो वो पहुंचे हैं न्यूज़पेपर में और पैसेंजर अराइवल लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उसके बाद उनको कोई नहीं जानता। तो कहाँ चले गए वो और कैसे मिले, हिस्टोरियंस ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं उन्होंने फिर फाइनली उनसे पता चला कि वो कहाँ हैं। तो ये 23 साल की उनकी जो जर्नी थी, और इस बीच में जैसा कि आप सोच सकते हैं कि जो कम्युनिटी है वो कितनी ऑनेस्ट रहेंगी और कितना उनको रिस्पेक्ट देंगी। उनको लगा कि पता नहीं ये अपनी प्रॉपर्टी लेने कुछ होगा कि यहाँ पर पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब उनको हर तरह की कम्युनिटी की तरफ से भी परेशानियां झेलनी पड़ी। एंड एक पंजाब के बड़े ही रिमोट से टाउन से वो आए थे, तो जाहिर है कि वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो एक मजाक का पात्र भी बनते थे वो। और फिर जो भी उनको कुछ कह देता था कि वहां हमने देखा है, जैसे किसी ने उनको कह दिया कि एक होटल है उसके बाहर जो है, वही नाम उनके दादाजी का नाम था महंगा सिंह। तो किसी ने उनको बोला कि एक होटल है वहां के पीछे की तरफ एक ड्रंकन पर्सन है वो वहां पड़ा रहता है, तो मे बी ही इज योर ग्रैंडफादर। तो वहां वो जाते रहे, तो वो हर रोज तो नहीं हो सकते थे वहां पर, तो पूरा महीना भर वो रोज रात को वहां जाते रहे देखने के लिए कि कौन है वो। तो फिर वो नहीं थे वो वाले, मतलब उनके ग्रैंडफादर तो नहीं थे फाइनली। फिर किसी ने बोला कि आप वहां जाइए, गुरुद्वारों में देखा उन्होंने जाके। आउट ऑफ सिडनी गए थे क्योंकि शिप सिडनी आया था। तो सिडनी से फिर उसके बाद एक और यहाँ पर काफी सिडनी के आगे एक टाउन है वुलगुलगा करके, जहाँ पर 1898 या 1890 के दशक के आसपास काफी इंडियन लोग आए थे जो बनाना प्लांटेशन में जुड़ गए। तो वो पूरा टाउन जो है वो एक तरह से वो मिनी पंजाब था वो। अच्छा। आपको वही माहौल मिलेगा, वहां चारपाई बिछा के लोग बैठे हैं, बिल्कुल वही माहौल था। बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है वहां पर, तो ये वहां पर भी गए कि शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि एक ध्यान होता है कि जब कोई यहाँ आएगा तो टेम्पल में या गुरुद्वारे में कहीं तो कोई जाएगा ही अपने रिलीजियस प्लेस पे। तो उन्होंने हर एक गुरुद्वारे में जा जाके पूछने की कोशिश की। फिर किसी ने उनको बोला कि अभी क्या मालूम वो हैं भी अलाइव कि नहीं है। तो ही सेड कि नहीं, हमारी जो फैमिली है जीन्स में बहुत लंबी उम्र है सबकी, एवरीबडी हैज लिव्ड मोर देन 90 इयर्स।
तो मुझे पक्का है कि वो अलाइव हैं और यहीं कहीं हैं। बट फिर किसी ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऐसे जो दिमाग में डाला, तो ही एक्चुअली वेंट ऑल द सिमेट्रीज। तो बड़ी-बड़ी सिमेट्रीज में गए, जो हेडस्टोन्स लगे होते हैं, एक-एक हेडस्टोन को वो पढ़ रहे हैं कि शायद कोई एक नाम ऐसा हो, तो एटलीस्ट कुछ क्लोजर मिल जाए उनको। तो काफ़ी दिन उन्होंने सिमेट्रीज में भी चक्कर लगाए, मतलब हर जगह वो जाते रहे। फिर ये था कि सम टाइम इन 2006-7 के आसपास उनको ये एक क्लू मिला था कि ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स जो थी, वो जब उन्होंने सब कुछ डिजिटाइज कर दिया, तो एक होप हो गई कि वहां पर आप फाइल्स को देख सकते हैं। तो देन ही स्टार्टेड, फिर उन फाइलों में भी अब जो महंगा सिंह नाम से भी बहुत सारे लोग थे जो उनको मिलने शुरू हुए। तो फिर वो मैच करने में भी काफी टाइम गया, कुछ फाइलों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। फाइनली उनको फाइल तो मिल गई, उनकी नेशनल आर्काइव्स में उनकी फाइल मिली, सब कुछ मिल गया। सो अब वो जो होते हैं दूसरे ऑफिसेस जहां पर सब रिकॉर्ड्स होते हैं, वेयर यू हैव ऑल द बर्थ्स, डेथ एंड मैरिज का जो हमारा रजिस्ट्री होता है, सो ही वेंट देयर, बट वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका उस नाम से। तो उसके बाद में ही अप्रोच्ड हिस्टोरियंस, मतलब ऑल दीज इयर्स ये सब चल रहा है। फिर हिस्टोरियंस को जब हुआ, देन हिस्टोरियंस ट्राइड टू हेल्प हिम एंड फाइनली दे कुड लोकेट कि वेयर इज ही। बहुत ही लेकिन जी, जी जी लेकिन वो जो प्रॉमिस उन्होंने किया था वो दादी के लिए, लेकिन दादी जी भी जा चुकी थी तब तक। एंड ही सेड कि मैं वापस इंडिया ले जाऊंगा, लेकिन वो इंडिया तो वापस नहीं लेके गए। बट फाइनली उनको सब क्लू मिला कि कहाँ पर हैं और क्या है सब। जी जी जी। मतलब मिलवाने का वादा भले ना पूरा कर पाए हों, लेकिन ढूंढने का वादा उन्होंने जरूर ढूंढने पूरा का कर दिया। वादा उन्होंने पूरा कर दिया। जी जी। और अब तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ट्रेलर देखेंगे तो ये देखने में भी बेहद आनंद आएगा कि इतने मीठे तरीके से आपने पूरी कहानी सुनाई है, इतने रचनात्मक तरीके से कि हमारी कल्पनाओं में बहुत सारी चीजें दौड़ रही हैं, और उसको आपने विजुअल्स में कैसे उतारा है, ये देखना भी अपने आप में बड़ा रुचिकर होगा। तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर विजय शर्मा मैम से कि आप इसका जो ट्रेलर है वो हमें दिखाएं। बिल्कुल। तो इसमें मैं जब तक विजय जी उसको चलाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्योंकि ये कहानी तो उनकी थी, उन्होंने किया, तो उसके लिए फिर इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि कहानी को किस तरह से हम दिखाएं। तो काफी सारे उसमें री इनेक्टमेंट हमने किए जो उनके इम्पोर्टेंट उसके अंदर थे जी जी। कहानी दरअसल बताने के लिए। मतलब शायद मेरा अगला सवाल यही होता, क्योंकि ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं तो हाँ, उनको उनको तो बिल्कुल आपको क्रिएट करना पड़ा होगा। और I'm trying to share जी it with it, but I'm again मैं एकदम अनाड़ी हूँ इस मामले में। अभी ऑडियो तो हमें सुनाई पड़ा था, लेकिन स्क्रीन हाँ, नहीं। ऑडियो
वीडियो तो आना चाहिए वहां पर, स्क्रीन में कैसे लाना, वही मैं सोच रही हूँ। स्क्रीन में लाने का जो आपने नहीं। शेयर पे क्लिक किया था तो 2-3 ऑप्शन होंगे, एक विंडो होगा, टैब होगा, तो टैब पे कहाँ अगर पर, आप कहाँ पर, कहाँ पर? शेयर करेंगी जैसे ही, ओके। यूट्यूब फाइल इमेज, अभी आपने किया था उसी तरीके से। या तो लेकिन यहाँ कैसे? यहाँ खाली स्टॉप स्क्रीन दिखा रहा है, एडिट नेम रिमूव फ्रॉम स्टेज। नहीं तो एक बार आप स्टॉप करके और फिर दोबारा करके देखें। वही मैं करती हूँ। Let me see once again. तो फाइनली किस साल वो मिल पाए अनीता जी? जी 1980, आपने कहा 86-87 के समय उन्होंने शुरुआत की ढूंढने हाँ की, तो फाइनली किस साल वो मिल पाए? 2009 में, 2007 सॉरी, हाँ 2007। 2007 ही होगा ना। जी जी जी। तो मतलब आपसे कब मुलाकात हुई उनकी? मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आई थिंक 2015 में। जी। तो चूंकि तब तक सब कुछ उनको पता था, फिर हम्म। अब वो अभी भी कुछ और चीजों की तलाश कर रहे थे। तो जिस तरह से, क्योंकि अब ये तो ऑब्वियस है कि वो नहीं थे, और कारण उनका ये रहा क्योंकि यहाँ पर आके लोग नाम बदल लेते हैं। अच्छा। ओ। वो पहुंचे तो सही, लेकिन फिर उसके बाद में उनका नाम उन्होंने बदल लिया, वो चार्ल्स सिंह हो गए। चार्ल्स सिंह। हम्म। अच्छा। और जब जब उनके बारे में सब कुछ पता चला, ये हिस्टोरियंस ने ही उनको ढूंढ पाया। तो कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, हम्म। इसमें नाम में ही सब रखा था। सब रखा था। तो इसकी क्या वजह है, मतलब क्यों नाम बदल लेते हैं? आइडेंटिटी, कोई नाम प्रेशर होता है खुद से? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अभी भी लोग, कई लोग आते हैं वो अपना नाम बदल लेते हैं। अच्छा। तो जबकि जिस समय उनके दादाजी आए थे यहाँ 1920 में, वो जो माहौल था उस समय, कोई कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई वो टाइम में, उस समय की बात कर रही हूँ, जैसा कि हमें हिस्टोरियंस ने बताया, जी। रेसिज्म नाम की चीज नहीं थी। हम्म। और काफी उनका जो वो था, जो यहाँ पर इंडियंस थे, दे वर ऑल हॉकर्स, है ना, अच्छा। कैमेलियर्स थे, ऊंट ऊंट वाले घोड़े, हम्म। हम्म। और हॉकर्स तो थे ही। तो हम्म। बहुत ही उनको रिस्पेक्ट से देखा जाता था, बहुत ही रिस्पेक्ट था। और सॉरी, यहाँ आई एम शेयर द नहीं स्क्रीन। नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, कोशिश हो जाएगा। जी, आपने तो पॉज करके रोक लिया था ना उस समय। और फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट, एक मिनट, हो जाएगा, हो जाएगा। जी थोड़े बिल्कुल। से हम धैर्य रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ तो आ जा रहा है, लेकिन स्क्रीन पर कैसे नहीं दिख रहा है। उफ, पहले तो आया था, बड़े आराम से आया था।
इस फ़िल्म के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जी। अम, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हॉकर्स का आना, उनका यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह से पूरी की सब लोग एसिमिलेट होते थे। ये वो टाइम भी था कि जब हॉकर्स जो हैं, जहाँ पर वो देने जाते हैं, कई फैमिलीज़ इतना क्लोज़ हो जाती थी उनके साथ, जो मतलब वो लोग जो हिस्टोरियन थे हैं जो इंडियन उसके ऊपर काम कर रहे थे, उनकी थोड़ी-सी इंडियन पीछे से एथनिसिटी मिलती है। वन ऑफ देम इज़ एंग्लो इंडियन। तो उनके लिए वापस वहाँ जाने के लिए मतलब चूँकि वो उनका माइग्रेशन था, है ना? वो अपने आप को इंग्लैंड में अलग समझते थे, देन दे केम टू ऑस्ट्रेलिया में आ गए। जी। तो वो खुद बताते हैं कि जो हॉकर्स वहाँ पर आते थे, उनकी मदर बोलते हैं कि हम लॉन्ड्री करते थे उनके लिए, हम उनकी जो पगड़ियाँ थे सुखाते थे, अच्छा। तारों पे डालते थे और वो लोग जो भी उस समय उनका होता मनी होती होगी, फ्राइडे नाइट को वो उन्हें फ़िल्म दिखाने ले जाते थे बच्चों को। वाह! तो वो घर के तरह थे सब लोग। ये माहौल था वो टाइम में। ओवर द पीरियड ऑफ कोर्स बदल गया सब कुछ, तो दिस इज़ द रियल जो था, कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भेदभाव नहीं एंड बड़ा ही रिस्पेक्टफुली एक-दूसरे को ट्रीट किया जाता था उस समय। जी। और मैम जैसा हम सुनते हैं हिस्ट्री के मुताबिक कि ऑस्ट्रेलिया में भी माइग्रेंट्स की ही संख्या ज़्यादा है। कहीं चाहे अमेरिका से या इंग्लैंड से लोग वहाँ आए हैं। तो क्या ये भी वजह रही कि एक बॉन्ड बना कि सब अपना-अपना वतन छोड़कर वहाँ पर थे? या जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनका भी रिस्पॉन्स इसी तरह का था? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो हैं वो अभी मतलब उनके साथ इतना एसिमिलेशन अभी शुरू हुआ है। इट्स मोर लाइक ए नेटिव्स जैसे होते हैं उनका कल्चर है एंड वो कभी भी मेन स्ट्रीम में अब आज की बात अलग है, लेकिन उस समय जब ब्रिटिशर्स कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया में जब पहुँचे हैं, तो उस समय नेटिव्स वर पुश्ड बैक। तो उनके साथ तो नहीं, लेकिन जो व्हाइट स्किन है, उस समय में कोई भेदभाव नहीं था। और फिर थोड़ा-सा माइग्रेशन में फ़र्क आया था जब ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट व्हाइट पॉलिसी में था, तो माइग्रेशन नेचुरली यूरोप का ही था खाली। इन कंट्रीज़ का लिमिटेड था। दे वर रिड्यूस्ड टू दिस काइंड एंड बाद में ही स्किल्ड माइग्रेशन शुरू हुआ। पहले तो यही वाला माइग्रेशन आता रहा। जी। जी। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने अपना नाम बदल लिया, बट ही वाज़ फेमस एज़ एन इंडियन चार्ली। अच्छा। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे क्योंकि पंजाब के थे, टॉल एंड आई मीन ही वाज़ वेरी हैंडसम सपोज़िटली एंड तो उनका एक अलग ही वो था एंड देयर वर मेनी इंडियंस दैट टाइम जो रिच इंडियंस थे। दे यूज्ड टू ओन बिज़नेसेस और वो यहाँ पर डोनेट किया करते थे रेगुलर। उनका ये भी होता था। तो जब ये अपने ग्रैंडफ़ादर को ढूँढ रहे थे, तो उस समय इनको काफ़ी उन लोगों के बारे में भी पता चला, जो जहाँ के लिए इम्पोर्टेंट लोग थे और शायद उनके बारे में लोगों को नहीं पता था। तो इन अ वे उन्होंने अपने ग्रैंडफ़ादर को तो ढूँढा, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी हिडन हिस्ट्री भी ढूँढी साथ-साथ। जी, जी। मतलब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे जो भारतीय हैं इस समय,
उनके लिए ये जानना बहुत ही रोचक रहा होगा और महत्वपूर्ण भी कि जो पीढ़ी 1920 के दौर में आई है भारत से, उनका किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया में रहा और किस हाँ तरह से वो याद किए जाते हैं। तो ये तो जी। बहुत ही जी और इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम में 6th जनरेशन ऐसी हैं जिनकी एंसेस्ट्री, जिनके पास इंडियन डीएनए मिलेगा आपको। लगभग 100 साल से है या उसके ऊपर, है ना? हाँ, जी तो देखिए यही जो दादाजी उनके आए थे वो 1920 में आए थे। जी जी और जब इनकी खोज कर रहे थे तो यहाँ सिडनी से के आउटर में, मतलब न्यू साउथ वेल्स में कहना चाहिए, कि एक प्लेस था जहाँ पर वो मिले। बहुत जी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था किसी एक इंसान का, जी और उनका बट सिंह करके नाम था। हम्म, और वो एक हॉस्पिटल को उस समय में 100 पाउंड्स पर ईयर डोनेट किया करते थे वाह उस टाइम में। वाह। और 1926 में वो वापस इंडिया चले गए थे। अच्छा हाँ, और वो डोनेट किया करते थे, तो हॉस्पिटल ने उनके नाम का एक उनको लाइफ मेंबरशिप दी हुई थी हम्म, और उनका प्लाक था, एक्नॉलेज किया हुआ था। लेकिन बाद में कभी उन्होंने हॉस्पिटल को रेनोवेट किया तो नेचुरली वो निकाल के रख दिया जाता है, वॉल्स वगैरह को जो भी किया उन्होंने। जी जब वो पूरा सब तैयार हो गया, रेनोवेट हो गया, हम्म तो वो प्लाक नहीं लगाया उन्होंने, हम्म रह गया लगने से। तो जब ये, जिनकी ये कहानी है, बैलजिंदर सिंह इनका नाम है, जी तो ये जब अपने दादाजी को ढूंढ रहे थे और उसी में ये फाइल भी सामने आई, बट सिंह की फाइल सामने आई, और उस बट सिंह की फाइल से उन्हें पता चला कि ये डोनेट किया करते थे, लाइक ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन दैट टाइम। तो ये हम्म, उस हॉस्पिटल में गए तो वहां नाम नहीं था उनका, जी तो ही फॉलोड इट अप। मतलब अपने हम्म, दादाजी को तो ढूंढ रहे थे, फिर उन्होंने इनको भी ढूंढना शुरू किया, इनको भी फॉलो अप किया। जी एंड आई थिंक 2070, मेरे को एग्जैक्टली इस समय याद नहीं आ रहा, तब इन्होंने मैम ऑडियो हम लोग तक आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं है। तो क्या बताओ ना। Indians and were in the forefront. Indians and were in the forefront. The history gets corrupted. A blind man jumped into the sea to catch the fish, and that also the right one.
Shall we see once more? We can. Indians and were in the forefront. The history gets corrupted. A blind man jumped into the sea to catch the fish, and that also the right one. कि कहानी जानने के बाद भी जो है वो कहीं गूज़बम्प है मेरे। और आई थिंक म्यूजिक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल व्हेन यू मेक दीज काइंड ऑफ लाइक डॉक्यूमेंट्री। और ट्रेलर देखकर तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया म्यूजिक का सिलेक्शन है अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर विजुअल्स। तो हम लोग पहले थोड़ा सा म्यूजिक पे बात करते हैं, फिर और भी एक दो पहलू हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगी। I'm so sorry. It took such a long time. टेक्निकल चीजों में कई बार ये चीजें हो जाती हैं। सॉरी। नेहा जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि संगीत का चुनाव आपने कैसे किया है, क्योंकि संगीत इसका जिस प्रकार से आ रहा है ट्रेलर में वो बहुत ही दिल को छूने वाला है, और जिस प्रकार की थीम आपने ली है उससे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, और बल्कि मुझे लग रहा है कि इनहैंस कर रहा है वो सारी फीलिंग जो आपने दिखाना चाहा है। तो उसका सिलेक्शन कैसे किया है आपने और क्या प्रोसेस किया उस? द प्रोसेस ये है कि जो कंपोज़र हैं, मैंने उनके साथ अपनी सभी फ़िल्मों पे काम किया है, तो मुझे सिर्फ़ उनको मैं उनको थोड़ा-सा कुछ मैंने उनको सीन्स डिस्क्राइब किए थे कि और थोड़ा कहानी का प्लॉट तो उनको बताया ही हुआ था कि इस तरह से है। तो उन्होंने काफ़ी ट्रैक्स बनाए हमारे लिए। करीब उन्होंने 15 ट्रैक बनाए थे उन्होंने। और उसमें भी फिर जैसे काफ़ी सारी वेरिएशन जैसे होता है, क्योंकि वो तो करते हैं ना कि परकशन भी है, बीट्स भी हैं। जी, मिक्स तो मैच बहुत सारी चीजों का भी। हाँ, तो मेलोडी अलग जाएगी, सिम्फनी अलग जाएगी, तो मतलब अगर मैं सारा कुछ मिला के सोचूँ तो उन्होंने शायद मेरे लिए 30-40 ट्रैक्स कंपोज़ किए थे। लेकिन जो बेस ट्रैक्स थे वो 15 थे। उसी 15 में फिर मैंने उनको थोड़ा-थोड़ा और वेरिएशन किया कि अभी ये नहीं चाहिए, थोड़ा इसको आगे हाइलाइट कर दें, इसको हाइलाइट कर दें। आपको हैरानी होगी कि उन्होंने सबसे पहला ट्रैक यही भेजा था जो ट्रेलर में है। अच्छा। और मैंने आउटराइट उनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये नहीं जा रहा मेरी फ़िल्म में। तो उसको हमने हटा दिया, तो कहने लगे ठीक है उसको हटा देते हैं, तो वो हटा दिया हमने उनका। फिर जब हमने ट्रेलर बनाया तो उस समय ये लगा कि अरे ये तो यहाँ जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो मैंने उनको भी कहा कि सॉरी मैंने आपको बहुत हैरान किया है कि आपने इतने मन से बना के भेजा और मैंने एकदम से उनको मना कर दिया। तो इट वाज़ क्वाइट अ प्रोसेस। काफ़ी टू एंड फ्रो होता रहा उनके साथ म्यूज़िक के लिए। वो सिडनी में बेस्ड हैं और मैं मेलबर्न में हूँ। लेकिन हम वो भी समझ रहे थे कि मैं क्या चाह रही हूँ।
और क्या नहीं चाहिए, मतलब एक ये ज़रूर मन में था कि ये जो है ऑस्ट्रेलियन स्टोरी है और इसमें इंडियन एस्पेक्ट है, तो बहुत इंडियन भी ना हो जाए और बहुत वेस्टर्न भी ना हो जाए, तो हमें बैलेंस करना था उसको, व्हिच आई थिंक जो हमें जनरल फीडबैक मिली है, जी। दे लाइक्ड इट एंड इसमें थोड़ा-सा कहें वो है जो फ़िल्म में हमने एक गाना भी यूज़ किया है, छल्ला अच्छा। करके। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो हैं ये बताते थे कि जब भी वो गाना सुनते थे तो इनको हमेशा वही याद आता था कि जो उसकी स्टोरी है कि वो अपने बेटे को ढूँढ रहा है, बट हियर द इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट मैं अपने ग्रैंडफ़ादर को ढूँढ रहा हूँ। सो बिकॉज़ उन्होंने कई बार बताया कि वो गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हमने उस गाने को भी यहाँ पर उसको मतलब कंपोज़ किया सिंगर जी। ने, तो उसको भी हमने वो फ़िल्म में यूज़ हुआ। जी। जी। मतलब मैं समझती हूँ कि हम तमाम दर्शकों ने जिन्होंने भी ये ट्रेलर देखा है, आप म्यूज़िक कंपोज़र जी को और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको निश्चित रूप से बधाई जो है वो दी जा सकती है। क्योंकि बहुत उस विषय के साथ न्याय करता हुआ संगीत मुझे लगा। उसमें एक जो इंस्टेंट फ़ील आई, हालाँकि आप मतलब मैंने भी पहली बार देखा है, लेकिन जो इंस्टेंट फ़ीलिंग है वो एक पेन की है और उसके साथ में एक हॉरर है। हॉरर इन द सेंस कि आप एक एक एकदम नई जगह में जाते हैं जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं और आपको कुछ नहीं पता है कि आगे किस तरह से चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी और वो अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को आकार लेती हैं। तो वो हुँ, एक जो हॉलोनेस भी उसमें आ रही है और एक जो दर्द आ रहा है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि बिल्कुल कंपनसेट कर रहा है संगीत जो फ़िल्म की थीम है। अ मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो निश्चित रूप से जो आपके मुख्य किरदार हैं और वो चूँकि अलाइव हैं और उनको लेकर आप फ़िल्म बना रही हैं, तो वो रहे होंगे। लेकिन बहुत सारी फ़िल्में आपने इनैक्ट करवाई हैं, तो एक तरह से ये डॉक्यू फ़िक्शन जैसा ट्रीटमेंट आपको देना पड़ा है। तो जब आप फ़िक्शन के तौर पर या लोगों से आप एक्टिंग करवा रही थीं, वो जो दौर था उसकी तैयारी आपने किस तरह से की और एक बहुत बार जो है वो वर्कशॉप्स होती हैं और उसके बाद फिर उसके ज़रिए निकलता है और मैं समझती हूँ कि आपका थिएटर का बैकग्राउंड भी इसमें बहुत काम आया होगा। तो हमें थोड़ा-सा उस विधा से भी परिचित करवाएँ। क्योंकि इस केस में ये था कि स्टोरी बाद में मुझे पता चली, तो नेचुरली कुछ भी उनके पास डॉक्यूमेंटेड तो था नहीं, एक्सेप्ट जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, वो सब पेपर वर्क तो था उनका, काफ़ी बड़ा पाइल था उनके पास में, मतलब बॉक्सेस थे पेपर वर्क के। और लेकिन जैसे हमने 3-4 सीन्स आपने इसमें ट्रेलर में भी देखा कि वो एक कह रहे हैं कि ये नेशनल आर्काइव्स का सीन था, जहाँ पर उन्होंने उनको डायरेक्ट किया कि वहाँ जाके आप फाइल देखिए अपनी। और जो ये ग्रैंडफ़ादर जा रहे हैं, तो इट वाज़ क्वाइट लाइक ये कह सकती हूँ कि भई हम इंडियन है ना, तो हमारे ऊपर फ़िल्मों का भी बड़ा असर रहता है बॉलीवुड का। तो आप वो सोचते रहते हैं कि अच्छा फ्लैशबैक में क्या होगा? तो ये 2 इम्पोर्टेंट सीन थे कि एक तो 1920 क्रिएट करना था हमें कि वो लोग वो ग्रैंडफ़ादर छोड़ के जा रहे हैं जा और रहे हैं। जी। ग्रैंडफ़ादर जब जा रहे थे तो उनके पास में 5 ईयर का बच्चा था जिसको वो छोड़ के गए थे। हुँ, हुँ। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि वो किस लिए नहीं गई थी साथ में, बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट थी ग्रैंडमदर सेकंड चाइल्ड से। तो वो थोड़ा डर गईं। उन्होंने कहा कि अच्छा। मैं कैसे वहाँ पर काम करूँ, मतलब कैसे वहाँ होगा? तो वो जो उनका डर था, तो हमने उसको इनेक्ट कर दिया पूरा। हुँ, 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 हुँ। वो वहाँ पर ऐन मौके पे शी इज़ सेइंग कि और हुआ भी यही था कि वो एक दिन वो लोग वहाँ से जो उन्होंने बताया कि अम, ट्रेन लेने के लिए वो दिल्ली में आए, दिल्ली से उन्हें कलकत्ता जाना था ट्रेन में। तो दिल्ली में आने के बाद में वो होटल में रुके हुए थे, सेकंड डे ट्रेन होएगी। तो
वो टाइम पे वो घबरा गई, उन्होंने बोला मुझे नहीं जाना। सो दोनों ही वापस आ गए घर वापस कि कहीं नहीं जा रहे। फिर से अच्छा। सामान बांध के दोबारा से वो लोग गए, जाने का उन्होंने प्लान किया। तो फिर वो रास्ते में फिर रुक गए कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो वो जो उनका सीन था, तो उसको हमने रीएनेक्ट किया एंड डायलॉग्स जो उनकी याद थी, मिस्टर बेलजिंदर की जो उनकी अपनी याद थी, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमारा अपना काम आ गया क्रिएटिविटी की, उनके डायलॉग हमने लिख लिए, खुद हमने बना लिए और ये ऑडिशन किए थे हमने एक्टर्स जी। प्रॉपर, तो उनसे फिर ये एक्ट किया। इट वाज ए चैलेंजिंग थिंग क्योंकि जो हमने एक्टर लिए थे उसमें से थोड़ा वो पंजाबी में भी उनको इतना वो नहीं थे कंफर्टेबल बोलने में, बट वो कर सके। चैलेंज था 1920 की कोई रोड ढूंढना ऑस्ट्रेलिया में जो लगे कि वो ही है। 19-20 की है। तो ये जो आपने पोस्टर देखा है, ये वही जगह हमने चूज की थी एंड लकीली काफी हमने ढूंढा, सड़कों पे काफी घूमते रहे कि कहाँ पर जा सकते हैं। वी वेंट टू द रूरल रीजनल साइड में और फिर वहां पर हमें वो जगह मिल गई और जहां पर हमने ये किया। देन जब उन्होंने बचपन में जब उन्होंने वादा किया था अपनी दादी माँ से, तो एक वो भी इम्पोर्टेंट सीन था कि वो कैसे वादा करेंगे और क्या सिचुएशन थी। तो उन्होंने खुद, क्योंकि उनको याद थी कि ऐसे हुआ था, तो उन्हीं की याददाश्त के बेसिस पे फिर हमने दो पन्ने का ड्रामा लिख दिया कि क्या क्या बातचीत हुई होगी। एंड और जब उन्हें फाइनली नेशनल आर्काइव्स में आकर जो उनके साथ बातचीत हुई थी, कैसे फाइल मिली, सो वो भी हमने वो फिर उन्हीं के साथ में रीएनेक्ट दोबारा से किया कि वो फाइलों को देखें। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड ऑल्सो मैं आपको वो बता ही देती हूँ कि उन जो क्यों नहीं उनका कांटेक्ट हो पाया था, क्योंकि जब वो 1920 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे, तो शुरू में तो शायद सेटल होते रहे होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने चिट्ठियां लिखी। तो जब वो आए थे तो उनके पास में एक एड्रेस था, यहाँ पर न्यूज एजेंसी का एड्रेस था। तो न्यूज एजेंसी के वहां पर जाते रहे और कुछ समय फिर पार्टीशन हो गया इंडिया का। तो उनको कोई क्लू नहीं था, क्योंकि यहाँ से कि भाई उनकी फैमिली, क्योंकि अदर साइड ऑफ बॉर्डर थी, तो ही वाज़न्ट श्योर कि फैमिली ने सरवाइव भी किया है कि नहीं किया है। तो एक राधा स्वामी सेक्ट है इंडिया में वहां पर, तो उनका हर साल वहां पर होता है ना, जैसे हाँ, ब्यास में और ऐसी कई जगहों पे वो इकट्ठे होते हैं। में जो होता है ना, तो वहां पे उनके कोई फ्रेंड थे, तो वो अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिखते थे और वो ये कहते थे कि अगर मेरी फैमिली अलाइव है, तो वो जो व्यास में मेल हर साल जो प्रेयर इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहां पर वो आएंगे जरूर। दिस इज समथिंग वेरी, जैसे कहना चाहिए कि एक फिल्मी कहानी लगती है कि ये जो उनके फ्रेंड है वो हर साल वहां जाया करते थे देखने के कि कहीं पे उनकी जो है वाइफ मिल जाएंगी। और देखिए लकीली उनकी वाइफ मिल गई वहां पर, 5वें साल में जाके उनकी वाइफ मिल भी गई वहां पर। 53-54 के आसपास उनको दादी जी मिलती हैं वहां पर उनके फ्रेंड को। एंड ही गेव, जो भी लेटर्स थे वो लेटर्स लेके जाते थे, तो कोई 20-25 लेटर्स वो वहां लेके गए और उन्होंने हैंड ओवर किए। भाई उनको आपकी बड़ी फिक्र है और आप मतलब वो आपको ढूंढ रहे हैं। एंड देन द करस्पॉन्डेंस स्टार्टेड और वो उधर से बोल रहे हैं और वहां से उन्होंने कुछ अपनी रंगीन ऊन भेजी बच्चों की। अब इधर बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी भी हो रही है। एंड ही वांटेड कि कोई मेरे पास आ जाए। छोटे बेटे को तो उन्होंने देखा ही नहीं, अनबॉर्न चाइल्ड था, तो बड़े बेटे के लिए वो बोलते हैं कि आ जाएं। लेकिन अब वो टाइम जो भी था तो संभव शायद नहीं हुआ। एंड देन द लेटर्स स्टॉप्ड कमिंग।
ओके। फिर कुछ नहीं आया। सो द लास्ट लेटर ही गॉट इन 57। अच्छा। तो 3-4 साल करस्पॉन्डेंस हुई, 3 साल तक हम्म, करस्पॉन्डेंस हुई और फिर 57 में कोई करस्पॉन्डेंस, उसके बाद खत्म हो गया। सो द 57 टू दिस टिल दैट, जब वो उनका भी बेटा आ गया 11 साल का, 12 साल का, ही मेड अ प्रॉमिस दैट ओके मैं जाऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर फिर वही ढूँढने के बाद में 10 मतलब मिलना तो संभव था नहीं। जब उन्होंने नेशनल आर्काइव्स में सारा कुछ मिला, तो एवरीथिंग ही गॉट, सो ही वेंट बैक टू दैट ऑफिस पूछने के लिए कि अब ये पता लगाएँ कि क्या है। फिर फाइनली जब उनको ये, तब उनको ये पता चला कि उन्होंने 54 के आसपास सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में। सॉरी 57 में, 57 में उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद में जो उनके लिए लेटर्स जाते थे कि इंटरव्यू के लिए आए, तो दे वेंट ऑल अनअटेंडेड, नोबडी केम फॉरवर्ड। तो वो सब उनके लेटर्स उनकी फाइल में थे, सब नोट्स के साथ में कि नो रिस्पॉन्स, ये वो करते हुए वो सब आए। तो वो सब लेटर्स जब मिले तो उनके लिए जो रेफरेंस दिया था जिस प्लेस पे, तो फिर ये वहाँ उस प्लेस पे भी गए ढूँढने के लिए कि भई शायद यहाँ पर कोई क्लू मिले। फिर वही बात हो गई कि 50 मोर देन 50 इयर्स, 60 इयर्स गॉन बाय, 60-70 इयर्स वाली बात हो गई, तो कौन, nobody would know anything about it, वहाँ कमर्शियलाइज्ड हो गई प्लेसेस। तो वो सारी ये सर्च करते रहे एंड देन हिस्टोरियंस फाउंड आउट कि वो महंगा सिंह तो थे ही नहीं, ही वाज नोन एज इंडियन चार्ली। देन ही वेंट बैक अगेन और फिर जब इंडियन चार्ली का क्या हुआ, सो ही एक्चुअली लेट मी गिव अवे, कोई बात नहीं क्योंकि वो प्रेस रिलीज में भी जा चुका है। He actually passed away in 1959 itself. Oh. तो he was no more. तो फिर बाद में उनको वो जगह मिली जहाँ पर उनको क्रिमेट किया हुआ था। हिस्टोरियंस ने हेल्प किया कि वो कहाँ हैं। He was hospitalized in 57 में वो hospitalized हो गए थे, तो इसकी वजह से he could not respond to anyone. 59 में he died. लेकिन जब उनकी डेथ हुई है, तो he was like कि कोई नहीं उनको जानता। तो दिस इज समथिंग, एक मिस्ट्री कि जहाँ पर वो जिस घरों में जाया करते थे, जो कुछ लोगों ने उन बाद में पहचाना कि हाँ वी नो एक इंडियन चार्ली यहाँ आते थे। देन ही मेट फ्यू पीपल देयर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके वो जो मिले हैं, उनको याद तो था किसी एक 5 साल की थी जो अब एज्ड हो गई थी, उनको याद था, लेकिन मतलब वो क्यों नहीं वहां पर हुआ, शी हैड नो आइडिया कि क्या हुआ। he stopped coming, तो nobody knew कि क्या। He died in the hospital and he was suffering with chronic diseases, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली बात थी उनके केस में। तो फिर जो सिमेट्री जहाँ पर थे, तो ऑस्ट्रेलिया ओन, क्योंकि कोई नहीं था उनका, तो गवर्नमेंट ने ही उनको क्रिमेट करना था। तो वो भी एक प्रैक्टिस है यहाँ, वहाँ उस समय में होती थी, टू बरी 2 पीपल टुगेदर। अगर आपके कोई नहीं है, तो 2 लोगों को, 1 6 फीट डाउन, दूसरा 3 फीट, तो वो भी एक, तो 2 लोगों को एक ही साथ किया हुआ था। बट दिस फेलो, ही सेड कि ये जो दूसरा इंसान मेरे ग्रैंडफादर के साथ है, तो आई वांट टू ऑनर हिम आल्सो। सो ही मेड अ प्लाक ऑनरिंग दैट ऑस्ट्रेलियन आल्सो। सो जो उनका प्लाक जो बनाया उन्होंने वहां पर, हेडस्टोन जो बनाया, वो दोनों के नाम लिखे। तो वो भी एक लीगल प्रोसेस था। यू कैन नॉट ओन समबडी ऐसे ना, तो लीगली उनको वो, बट ही डिड दैट टू। मतलब डीएनए टेस्ट वगैरह कुछ किया होगा उन्होंने, और
पता नहीं डीएनए के नहीं, लिए भी कुछ नहीं, बचा दूसरी रहा है ना, होगा या नहीं। उनको जी। आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तो एक के रिलेटिव हैं। दूसरे जो हुँ। इंसान हैं उनके तो आप रिलेटिव नहीं हैं ना, जो जी, ऑस्ट्रेलियन जी। दूसरे। जी, तो बिल्कुल। वो करने के लिए आपको परमिशंस चाहिए। देन हुँ, प्रॉपर 3 टू 4 वीक्स की उन्होंने लीगली काम किया। सो लाइक ही हुँ, वेंट आउट ऑफ हिज वे टू गेट दैट थिंग डन। हुँ। अपने ग्रैंडफ़ादर को भी ढूँढा, एक और ग्रैंडफ़ादर को ढूँढा, प्लस इनको भी उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो दैट वाज़ समथिंग अमेजिंग स्टोरी ऑफ दिस मैन कि उनकी जो रेज़िलियंस है वो कितना अधिक मतलब सच वो डिवोटी थे इस चीज़ के लिए। एंड हाउ इट्स सच अ ह्यूमन स्टोरी। यू बिल्कुल, रीड बिल्कुल। स्टोरीज़ या ये कंसिस्टेंसी ही सर्च की रखना अपने आप में या बहुत बड़ी बात है। या और लोग थक जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं जिसमें वो हाँ, बनाए रख रहे हैं और कितने लोगों के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। ये मैम काम जो कर हिस्टोरियन लिख रही हैं वो रियल है उसमें या जी, वो भी? जी, ये रियल पीपल ही हैं। इनके साथ फिर मतलब डॉक्यूमेंट्री की तरह इनके साथ में टाइम लगाया था मैंने। बोथ द पीपल या जी, या जी। द तो थिंग हम इज़ लोग कि ये फिल्म जी, जी। आप नहीं, कुछ मैंने बोल रहे थे? कहा आज के दौर में ये होता है कि एवरी डे वी मेक ए प्रॉमिस एंड वी ब्रेक इट। एंड ये एक चाइल्ड ने प्रॉमिस किया व्हेन और फिर उसको उन्होंने पूरा करना है। जी, और एंड उससे भी बड़ी बात है मैम मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, हम लोग भी कभी-कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये साहस नहीं कर पाते हैं कि उसकी कहानी पर्दे पर उतारें। और ये जो साहस आपने दिखाया है, उसकी वजह से ये है कि ये ऐसे व्यक्तियों की कहानी जो ऐसे भी इंसान हो सकते हैं और जो एक वादे को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दें और वो भी सारे लीगल, एथिकल, मॉरल जो पैरामीटर्स हैं उसको बचाए रखते हुए। तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा काम एक हुआ है। ऐसी मिसालें जो हैं वो विश्व में अगर पहुँच रही हैं तो मतलब आपको जितना साधुवाद और अभिनंदन आपका किया जाए कम है। अ, ये तो निश्चित रूप से ये बड़ा काम हुआ है और ऐसी कहानी को एक तो एक संवेदनशील मन इसकी महानता को समझ पाता है और उसके बाद फिर इसको पर्दे पर उतारना, ये दोनों चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल हो या तमाम दर्शकों की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम लोग इसे प्रेषित कर सकें अनीता जी तक। जी। एक बात और बताना चाहूँगी जो आपने ट्रेलर में एक ओल्ड पर्सन देखे हैं, जी, सफ़ेद पहन के वो खड़े बिल्कुल, हुए। हाँ, बिल्कुल बाबा जी जैसे ही लग रहे हैं, जी। बाबा जी जैसे जो थे वो उनके अंकल थे, रियल अंकल इंडिया में। अच्छा, और उनसे वो रियल ही मतलब वो हैं और ही वाज़ अनबॉर्न चाइल्ड दैट टाइम, मतलब उन्होंने तो देखा ही नहीं था उनको, हुँ, हुँ, फादर का। और जब उनको बताया गया लाइक उनको ये पता चल चुका था कि मतलब उनकी लाइफ टाइम में पता चला जी, ही वाज़ स्टिल देयर। जैसे हुँ, अपने लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आया, लाइक ही कुड नॉट कनेक्ट ऑल द अंडरस्टैंड डॉट्स। या वो ही वाज़ नॉट इनटू द राइट फ्रेम ऑफ उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी हुँ, हुँ, और आईसाइट भी उनकी नहीं थी। सो हुँ, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया से वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं, तो वो नहीं हुँ, उनको हुआ। बट अपनी तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमने ढूँढ लिया है, बट इट डिडन्ट हुँ, मेक एनी सेंस टू हिम। हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन सोचिए कि वो पिता की भी शायद एक अंतिम इच्छा रही होगी कि मैं उस बच्चे से नहीं मिल पाया और आपके माध्यम से वो वापस उस कम से कम धरती तक तो पहुँच गए और अमेजिंग स्टोरी। बस यही है। जी। मैं जी समझती मैम। हूँ जो लोग फेसबुक पे जुड़े हैं उनसे प्रश्न पूछिए। आप कह दीजिए नेहा जी कि वो प्रश्न पूछिए अगर प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ गीता दुबे हैं, रानू मुखर्जी हैं, कुसुम जो अमेरिका से है वो है। हाँ, ये लोग हैं और भी लोग हैं जिन लोगों ने कमेंट किया है। जी, जी, जी। जी। हमारे तमाम दर्शक जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर कोई सवाल
या कोई बात आप रखना चाहें अनीता जी से तो आपका स्वागत है। तब तक मैं अनीता जी से एक और सवाल कर लेना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप ये फिल्म बना रही थी तो मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा बिल्कुल ठीक उलट हुआ होता कि कोई ऑस्ट्रेलियन यहाँ आए होते और उनको खोजना होता, तो हमारे यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इतना वीक है, मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता शायद उनके लिए। तो वहां पर किस तरह का कोऑपरेशन उनको मिल रहा था, आपको फिल्म बनाने के लिए किस तरह का कोऑपरेशन मिल रहा था, और मेरी ये जो शंका भारत को लेकर है वो सही है या आपको लगता है कि नहीं यहाँ भी खोज लिया जाता? नहीं, मेरा ख्याल है अब क्योंकि काफी जो डिजिटाइज तो हो ही जाते हैं, तो रिकॉर्ड्स में मुझे भी भारत के लिए मैं, क्योंकि हमें इतना मौका नहीं मिलता इस तरह की बात जानने का, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी तो मैं नहीं कह सकती कि क्या होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि फिल्म बनाने की बात है कि उसमें जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भारत में तो इस समय डॉक्यूमेंट्री कल्चर बहुत स्ट्रांग है जी। और मुझे ये भी लगता है कि वहाँ पर शायद रिसोर्सेस अधिक हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमें कई बार मैं अपनी उसके लिए कह सकती हूँ कि टेक्निकली हमारी फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसमें काफ़ी कमियां दिख सकती हैं, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि हमारा फुल टाइम तो ये है नहीं काम, दिस इज फॉर एवरीवन, इट्स ए काइंड ऑफ, तो एक तरह से हम डिपेंड करते हैं कि अगर किसी ने इतना भी थोड़ा सा भी कर दिया तो चले, हम पे बहुत एहसान हो गया ना, वो वाली बात होती है। हमारा जो अगर इस फिल्म की फिल्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमारे पास फंडिंग नहीं थी कोई भी, एक तरह से थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल गया था, बाकी एक तरह से कहूँ तो इट्स ए वॉलंटियर प्रोजेक्ट, टोटली हमारी थोड़ा बहुत इधर उधर से चीजें आ जाती हैं, सो एवरीबडी जस्ट पिच्ड इन थिंकिंग कि ये करना है। तो और मेरा ख्याल है ये सब जगह लागू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। अगर आपके साथ 2 लोग या 3 लोग जो भी हैं, अगर वो डेडिकेटेड हैं एंड इफ दे आर ऑन द सेम पेज, देन आई थिंक जज्बा है तो फिर कर ही लेते हैं। वो उसमें शायद कंट्रीज नहीं आएंगे, इट इज, क्योंकि मैं देखती हूँ भारत से जो डॉक्यूमेंट्रीज या जो फिल्में आती हैं, इट्स अमेजिंग। क्योंकि अभी देखिए, अभी ये इस फिल्म को अभी प्रीमियर हुआ है हमारा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में, यहाँ पर, तो और ये तो है ही सिर्फ इंडियन और ऑस्ट्रेलियन फिल्मों के लिए ही है ये फेस्टिवल। इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आई हैं भारत से, हमारी बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तो शायद 3 या 4 ही थी, पूरा फेस्टिवल तो भारत का ही था। अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो वहाँ के दर्शकों में इस फेस्टिवल के दौरान किस तरह से रिसीव की गई? आई थिंक काफी अच्छा उसको रिस्पांस मिला हमारी डॉक्यूमेंट्री को, डिस्पाइट कि कुछ लोग उसमें से ऐसा भी हो गया कि कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले बुक नहीं किया था, इट वाज सोल्ड आउट। तो लोग वहां पहुंचे ये सोच के कि डॉक्यूमेंट्री में जगह तो मिल ही जाएगी, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 2 दिन पहले कईयों ने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ आप लोग आ जाना, वहां मिल ही जाएगी, इवन आई डिडंट नो, और वहां पर देखा तो इट वाज सोल्ड आउट, a day before it got sold out। कम होता है डॉक्यूमेंट्री, पर उसका एक कारण ये भी था कि हॉल थोड़ा छोटा था, बहुत बड़ा हॉल नहीं था। छोटा हॉल था ना, तो हमारी इज्जत रह गई। अनीता जी,
हमारे साथ क्षमा त्रिपाठी जुड़ी हैं फेसबुक लाइव से। वो पूछ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के इमोशन को लोग किस हद तक समझ पाते हैं और कैसी प्रतिक्रिया होती है वहां के लोगों की? उनको तो अच्छी मैंने इस तरह के मिल के सकते कैसे? जी बिल्कुल, ये तो बल्कि मुझे कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि वो हमसे ज़्यादा वो इस चीज़ को समझते हैं। इस फ़िल्म के दौरान भी जो हमारे जो ऑस्ट्रेलियन वो लोग थे, जो ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस थे, उनके लिए बहुत अधिक ये उनको टच कर रही थी। एंड दे वर रियली ओवरवेल्म्ड विद द थॉट कि क्या हमारी मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में, क्योंकि वो ऐसा देख पा रहे हैं कि एक जनरेशन की जनरेशन्स जो हैं हॉकर्स, कैमेलियर्स वहाँ पर थे, हॉकर्स थे, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अगर वो नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ होता, उसको इस तरह से देखें। एंड इसी तरह से जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंडियंस थे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ थे, ठीक है, they were not under Indian flag that time, लेकिन उनकी एथनिसिटी तो इंडियन ही थी ना। एंड यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों के टाइम पे जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपरली उन्होंने रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया होती है उनकी। जी, मेरा ख्याल है मैंने ठीक बताया मतलब उनको सेटिस्फाई किया क्षमा जी को। जी, थैंक यू क्षमा जी। और कोई सवाल ना? या उर्मिला शेष तो है लेकिन प्रश्न तो नहीं है। जी जी, मैं अपनी तरफ से अंतिम सवाल कर लूं कि पॉजिटिव जो अनीता की बात को उन्होंने रिपीट किया है, नाम ही पहचान। हाँ जी, मेरा अंतिम सवाल, और शायद तमाम दर्शकों के मन में ये बात होगी कि हम ये फिल्म कैसे देख पाएंगे। जी, अब ये तो बिल्कुल $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है अभी तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अभी फिल्म को जिस तरह से फेस्टिवल्स में तो है ही, हो सकता है कि हम उसको जब ऑनलाइन हो जाएगी तो भी कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर अगर ये आती है, या किसी ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाती है। भारत के बारे में मुझे नहीं मालूम है। ऑस्ट्रेलिया में तो इसको हम एक चैनल ने इंटरेस्ट शो किया है इसको लेने के लिए, तो अगर वो होता है तो उसके बाद में मेरा ख्याल है कि कभी आप ही की उसमें हम दिखा देंगे। बहुत बहुत अच्छा होगा, हम लोग स्वागत करेंगे, इंतजार करेंगे बल्कि कि आप हमें नहीं, सूचित बिल्कुल। करें। और हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है करीम सिटी कॉलेज में, तो उसके कोलैबोरेशन से सृजन संवाद के मंच पर हम लोग इस फिल्म को देखने दिखाने का स्वागत करेंगे। और ये मौका अगर आप देती हैं तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। नहीं, बिल्कुल उसको अगर हम आपका जैसे आपने बताया कि ये इसकी जगह आप अपने कॉलेज में अगर दिखाना चाहेंगी, या कोई स्क्रीनिंग क्लब की कोई स्क्रीनिंग होती होगी अगर आपकी, आपको जो भी मीडियम ठीक लगेगा हम जल्दी ही कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्रोड्यूसर को कोई एतराज नहीं होगा उनसे बात कर लूंगी तो फिर कभी भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर विजय शर्मा मैम की इजाजत हो तो कार्यक्रम समाप्त करें। जी, तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं कि जल्दी हमें फिल्म देखने का मौका मिलेगा, एक ऐसी फिल्म जो कि संवेदनाओं के शिखर पर हमको ले जाने की क्षमता रखती है
और एक ऐसी फिल्म जो हमारे देश से दूर बैठी एक महिला अपने तमाम जीवन के झंझावातों के बीच एक ऐसी फिल्म हमारे सामने लाने की, और ऐसी एक नहीं कई फिल्में हमारे सामने लाने की लगातार कोशिश कर रही हैं, जो कि भारत की विश्व में जो स्थिति है, जो उसकी जो भारत का योगदान है विभिन्न देशों में, और विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया में ही निवास कर रही हैं, उसे वे लगातार हमारे सामने ला रही हैं। ये उनका एक योगदान है देश के प्रति, मातृभूमि छूटने के बाद में भी वे मातृभूमि की सेवा दूसरी धरती पर रहकर भी कर रही हैं। ईश्वर उन्हें और फिल्में बनाने की शक्ति दे, और उनकी जो रचनात्मकता है वो हमारे देश का झंडा बुलंद करता रहे, और हम बहुत सारी फिल्में और बहुत सारा उनका जो क्रिएटिव वर्क है वो देखते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तमाम दर्शकों को धन्यवाद देते हुए, और विशेष धन्यवाद डॉक्टर विजय शर्मा को देते हुए, जो हमेशा ही सृजन संवाद के लिए नए शख्सियत जो है उन्हें आमंत्रित करते रहती हैं। धन्यवाद अनीता जी, और हम उम्मीद करेंगे कि शीघ्र ही इन पर्सन और या फिर वर्चुअल माध्यम से हम आपसे और आपके सिनेमा से मिलते रहें। जी बिल्कुल। शोभा बहुत खुश है कि उन्हें बहुत अच्छा उत्तर मिला। अच्छा, उर्मिला श्रेष्ठ जी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि हम सब मिलकर फिल्म देखेंगे। चलिए मीनू रावत जी कह रहे हैं फिल्म का इंतजार रहेगा, तो हम सब फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अनीता जी, अब कॉल आपकी। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आप सबके संदेश पहुंचा दूंगी अपनी प्रोड्यूसर को, और उनसे परमिशन लेकर मैं आपसे संपर्क करती हूँ, और मुझे लगता है कि कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होगी। हम ये फिल्म आप सबको दिखाएंगे। जी, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।